चलिए फ्रेंड, आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम चैंपियन ऑफिशियल पे स्वागत है। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं बंगाल के नवाब का। उससे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल सिविल सर्विसेज या सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा चैनल है। इस पे मैं आपको सारा निचोड़ अपने नोट से प्रोवाइड कराता हूँ और आपको कोई अदर बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये जो है नोट्स पढ़िए, रिवीजन करिए, खाली ओनली सिर्फ देखिए और रिवीजन करिए। हो सके तो नोट्स भी बना सकते हैं या फिर मैंने नोट्स तो बनाया ही है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल के नवाब की बात कर रहे थे, तो पहला जो थे वो मुर्शीद कुली खान। ये वो है कालक्रम अनुसार लगाने के लिए भी यूपीपीसीएस में दे देगा, तो आप याद कर लीजिएगा पहले कौन आया था। मुर्शीद कुली खान, फिर शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र, फिर नजमुद्दौला, फिर सैफुद्दौला, फिर मुबारकदौला, यानी 11 जो है नवाब हुए थे। बात करते हैं आगे। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने जो है मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जो धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते हुए अपने स्वतंत्र घोषित कर दिया अपने आप को। ठीक है। मुर्शीद कुली खां के द्वारा बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया गया। इसके बाद उसका दामाद जो था शुजाउद्दीन बंगाल का अगला नवाब बना, जो जो है जो राज्य किया। उसके बाद उसका पुत्र सरफराज खां अगला बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन अपने शासन काल में बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां को नियुक्त किया था। अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को 1740 में गिरिया के युद्ध में पराजित करके उसकी हत्या कर दी। स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। इसने मुगल बादशाह शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपया घूस दिया। इसके बाद 16 वर्ष तक बंगाल में शासन किया। 1751 में मराठों ने अलीवर्दी खां को पराजित किया। ठीक है। जिससे प्रमुख जो मराठा सरदार रघु जी थे, अलीवर्दी खान ने उन्हें उड़ीसा का क्षेत्र प्रदान कर दिया तथा 12 लाख रुपया वार्षिक देना सुनिश्चित कर दिया। अलीवर्दी ने यूरोपियों को जो है दुर्गीकरण करने का आदेश नहीं दिया था। जो है इनकी तुलना मधुमक्खियों से किया था अलीवर्दी खान ने, और कहा था कि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। इसकी केवल 3 पुत्रियां थीं। इन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है। सिराजुद्दौला अगला नवाब बना। उस समय उसकी उम्र जो थी 23 वर्ष थी। शौकत जंग ने विरोध किया इसका। ठीक है। मौसेरा भाई जो था, इन दोनों के बीच 1765 में मनिहारी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला विजयी हुआ और शौकत जंग की हत्या कर दी। ठीक है। आगे बात करते हैं। सिराजुद्दौला की पूर्व जो दुश्मन उसकी मौसी घसीटी बेगम थी। जो बंगाल में यह परंपरा थी कि जब कोई व्यक्ति नवाब बनता था तो बंगाल के सभी गणमान्य व्यक्ति नवाब को बधाई तथा उपहार देते थे, किंतु ब्रिटिश कंपनी के किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं उपहार व बधाई दिया गया, जिससे शुरू में ही सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी में मनमुटाव हो गया। यह विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश कंपनी को कलकत्ता तथा फ्रेंच को चंद्रनगर की फैक्ट्री किलेबंदी करने से रोका। फ्रेंच मान गए किंतु ब्रिटिश नहीं माने, जिससे नाराज होकर सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया तथा 15 जून 1756 को कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया। वहां पर जो है सेनापति मिंचिन था तथा ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्रेक को जो है भगाकर फुल्टा द्वीप पे शरण लेना पड़ा था। इसी दौरान हालवेल के साथ सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ, जिससे हालवेल पराजित हुआ। सिराजुद्दौला ने उसे बंदी बना लिया और 20 जून 1756 को हालवेल सहित 146 व्यक्तियों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसकी लंबाई 18 फीट थी और चौड़ाई 14 फीट 10 इंच था। अगले दिन 21 जून 1756 को जब दरवाजा खोला गया तो उसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। केवल 23 लोग बचे थे, जिससे हालवेल भी शामिल था। हालवेल ने यह मनगढ़ंत कहानी का उल्लेख अपनी पुस्तक एलाइव द वंडर में किया है, किंतु इस कहानी का उल्लेख सिराजुद्दौला को बदनाम करना तथा क्रूर शासक बताना था, क्योंकि किसी भी इतिहासकार ने इसका उल्लेख नहीं किया है। तत्कालिक इतिहासकार गुलाम हुसैन जो है सियरुल मुतखैरिन ने भी इस घटना का उल्लेख नहीं किया। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजिडी कहा गया। जब कासिम बाजार और कलकत्ता की पतन की सूचना मद्रास पहुंची तो वहां के क्लाइव और वाटसन ने बंगाल भेजा गया तथा क्लाइव बंगाल पहुंचकर मनिक चंद को घूस देकर कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया और 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि करनी पड़ी। 23 जून 1757 को बंगाल का रेजिडेंट जो है ल्यूक जो है स्काफ्टन को बनाया गया। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के साथ जो लड़ रहे थे वो मोहनलाल और मीर मदान थे, और ब्रिटिश की तरफ से
मीर जाफर पुत्र मीर मदान के कहने पर मीर बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या जो कर दी थी। ठीक है, यार लतीफ़, राय दुर्लभ, जगत सेठ, हमीचंद और घसीटी बेगम, ये दो तरफ होके सिराजुद्दौला को हराने के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, हटाने का सुझाव कौन दिया था? हॉलवेल दिया था। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, यानी जब सिराजुद्दौला को मार दिया गया तो उसके बाद मीर जाफर बना। और 1760 में मीर कासिम अगला नवाब बना, फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम बन गया। और 1763 में तब तक बंगाल का नवाब बना रहा। चटगांव, वर्धमानपुर, मिदनपुर और जमीबाई अंग्रेजों को दे दी गई। ठीक है, मुर्शिदाबाद जिसे मुंगेर राजधानी बनाया, ये जो था मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाया। और बात करते हैं करवा यानी पटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उदयनाला का युद्ध, यानी तीनों मीर कासिम की हार हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। मीर कासिम जो था, मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम सेकंड ने मिलकर अंग्रेजों को हटाने का निर्णय लिया। तब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, 23 अक्टूबर 1764 को गंगा नदी के तट पे। बंगाल का गवर्नर कौन था? इसमें बंसी टार्ट था। ब्रिटिश कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? वो विक्टर मुनरो लड़ रहा था, और इधर से शाह आलम सेकंड और मीर कासिम और शुजाउद्दौला। ठीक है, पराजय हुआ इन सबका। और बक्सर की युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटिश कंपनी के द्वारा क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बना करके भारत लाया गया। क्लाइव के द्वारा ही मुगल बादशाह तथा अवध के नवाब के साथ ही इलाहाबाद की संधि हो गई। ठीक है, और इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी क्लाइव मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी 17 अगस्त 1765 को हुई थी क्लाइव एवं शुजाउद्दौला के द्वारा। शर्तें की बात करें इलाहाबाद की प्रथम संधि में, तो बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। कंपनी ने 26 लाख रुपया बादशाह को देना तय किया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर के मुगल बादशाह को दे दिया गया। हैदराबाद के पास उत्तरी सरकार का क्षेत्र भी कंपनी को प्राप्त हो गया। दूसरा शर्तें जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी उसमें बात करते हैं, तो अवध के नवाब से कड़ा और मणिकपुर का क्षेत्र लेकर के मुगल बादशाह को दे दिया गया। अवध का शेष भाग अवध के नवाब के पास रहा। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में अवध के नवाब को 50 लाख रुपया अवध को नवाब को देना निश्चित किया गया। बनारस एवं गाजीपुर का क्षेत्र बलवंत सिंह को दे दिया गया। अवध क्षेत्र में कंपनी को मुक्त व्यापार की इजाजत मिल गई। अवध की सुरक्षा के नाम पर अवध ब्रिटिश सेना रख दी गई, जिसका खर्च अवध को नवाब को ही देना था। ठीक है, समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरिन में इस संधि को करने में इतना भी वक्त लिखा है कि इस संधि को करने में इतना भी वक्त नहीं लगा जितना एक गधे को खरीदना और बेचने में लगता है। ठीक है, और यहाँ से अब हम लोग बात करेंगे बंगाल में द्वैध शासन का। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में क्लाइव ने चालू किया। ठीक है, 1765 के प्रारंभ में क्लाइव ने प्रारंभ किया और समाप्त हेस्टिंग ने 1772 में किया था। द्वैध शासन का जनक लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। और अधिकार विहीन उत्तरदायित्व दो प्रकार के थे और एक उत्तरदायित्व विहीन अधिकार। ठीक है, जो अधिकार विहीन दायित्व भारती के द्वारा था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में जो है शिवराज और उड़ीसा में राय दुर्लभ को मिला था वहाँ का दीवान राजस्व लेने के लिए। उत्तरदायित्व विहीन अधिकार। मुर्शीद कुली खां के बाद मुबारक जो है आया था, वो 1717 से लेकर के 1775 तक मुर्शीद कुली के खान के हुआ था। आगे बात करते हैं, बंगाल के नवाब नजीमुद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपया पेंशन देकर के बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसके बाद बंगाल के अगले नवाब सैफुद्दौला के कार्यकाल में दौरान पेंशन के दर को घटा करके 12 लाख रुपया कर दिया गया, तथा बंगाल के अंतिम नवाब मुबारकदौला को पेंशन 10 लाख रुपया कर दिया गया। और अंत में वारेन हेस्टिंग ने 1775 में बंगाल के नवाब का पद ही समाप्त कर दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ से इतिहासकार के एम पनिक्कर ने इसे डाकू का राज्य कहा। इतिहासकार परसिवल स्पीयर ने इस काल को खुली एवं बेशर्मी की लूट कहा। और यहाँ से इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे मैसूर का। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मैसूर पे।